आज हम समाजशास्त्र में पाठ 5 सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप पर गौर करेंगे। समाज में असमानता कई प्रकार के होते हैं। हम जानते हैं कि कुछ लोग बड़े-बड़े बिल्डिंगों में रहते हैं और कुछ छोटी-छोटी झोपड़ियों में। कुछ लोग बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी या स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं और दूसरी तरफ कुछ बच्चों और विद्यार्थियों को स्कूल में बैठने की तक की इजाज़त नहीं मिलती। हमें समाज में कौन कितना परिश्रम करता है, यानी कि कौन रिक्शा चलाता है या कौन पत्थर उठाता है या कौन वज़न उठाता है, इस इस भाग में भी हमें असमानता नज़र आती है। भारत में हम जानते हैं कि लिंग, धर्म और जाति और हम अन्यथा सक्षम लोगों के साथ किस तरीके से पेश आते हैं, इन सभी स्वरूपों में असमानता हमें दिखाई देती है। इस पाठ में हम इनमें से 3 चीज़ों पर नज़र डालेंगे और वो है लिंग, जाति और अन्यथा सक्षम लोगों के साथ भेदभाव किस प्रकार होता है, इस पर। सामाजिक विषमता और बहिष्कार सामाजिक कैसे हैं? ये व्यक्ति से नहीं बल्कि समूह से जुड़े होते हैं। व्यक्ति अगर किसी समूह का भाग हो तो उनका बहिष्कार होता है। बहिष्कार उनके व्यक्तिगत कमियों के कारण नहीं होता। जैसे कि हम जानते हैं अमेरिका में अफ्रीकी वंश के लोगों के साथ इसी कारणवश भेदभाव होता है और उनके किसी व्यक्तिगत कमियों के कारण नहीं। वे आर्थिक रूप ले सकते हैं, लेकिन उनके पीछे के कारण सामाजिक होते हैं। समाज की कुछ प्रक्रियाएँ आर्थिक रूप ले सकती हैं, लेकिन आर्थिक समानताएँ यानी कि गरीबी का भी कारण सामाजिक होता है। वे व्यवस्थित और संरचनात्मक हैं। यानी कि अगर किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के व्यवहार में बदलाव आए, तो उससे बहिष्कार और शोषण मिट नहीं जाते। हमें उसके लिए व्यवस्थाओं में बदलाव लाने की ज़रूरत है। इसका अर्थ है कि कानून किस प्रकार से बनते हैं, कौन से कानून बनते हैं, शिक्षा की प्रक्रिया में किसे शिक्षा मिलती है और किसे नहीं, या हम जानते हैं लोकसभा या राज्यसभा में किस प्रकार से हमारे पॉलिटिशियंस बातचीत करते हैं। इन सभी व्यवस्थाओं में बदलाव आने से ही हम बहिष्कार को घटा सकते हैं। बोर्दियू एक फ्रेंच समाजशास्त्री थे और उन्होंने समाज में पूंजी के 3 प्रकार हैं, ऐसा कहा है। ये 3 प्रकार हैं आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक। आर्थिक पूँजी ये हम सब जानते हैं यानी कि धन या भौतिक संपत्ति कि एक व्यक्ति कितने चीज़ों को उनके पास क्या-क्या है जिससे वो और चीज़ें खरीद सकते हैं या उनके पास कितने पैसे हैं। दूसरा सांस्कृतिक, सांस्कृतिक यानी कि किसी व्यक्ति की समाज में कितनी प्रतिष्ठा है या उनके पास कितना शिक्षण है। तीसरा सामाजिक, हमारा किसके साथ उठना-बैठना होता है, हम किन लोगों को जानते हैं, हम किन किन लोगों के साथ नाता रखते हैं, इस सब को हम सामाजिक पूँजी कहते हैं। बोर्डू ने हमें ये 3 प्रकार बताए हैं और इसके साथ-साथ यह भी बताया है कि ये तीनों आपस में मिले-जुले हैं, कि आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पूँजी आपस में बदले जा सकते हैं। जैसे अगर किसी के पास आर्थिक पूँजी हो, यानी कि उनके पास धन हो, तो उसका अर्थ है कि वे अपने बच्चों को सबसे अच्छे स्कूल में भेज सकते हैं या किसी दूसरे देश में विदेश में पढ़ाई करने के लिए भेज सकते हैं। जब वे बच्चे विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, तो उन्हें एक प्रकार की सांस्कृतिक पूँजी भी मिलती है, क्योंकि वे विश्व के अलग-अलग लोगों के साथ उन उन उनका परिचय होता है, वे अलग-अलग विषय पढ़ते हैं और इसी के साथ-साथ क्योंकि वे काफ़ी सारे अलग-अलग लोगों से मिल पाए, उनका वे समाज में अलग तरीके के नाते बना पाते हैं। इन नातों के कारण उन्हें अच्छी नौकरी मिलती है, यानी कि उनका आर्थिक पूँजी पुनः विकसित होता है।
सामाजिक विषमता क्या है? सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच को सामाजिक विषमता कहते हैं। हमें ये याद में रखना चाहिए कि ये प्राकृतिक भिन्नता की वजह से सामाजिक विषमताएं खड़ी नहीं होती। उदाहरण के तौर पर हम ये सोच सकते हैं कि दो छोटे बच्चे दोनों 5 साल की उम्र के, लेकिन दोनों बहुत अलग-अलग जीवन जी रहे हों। एक का विद्यालय उसके घर के बहुत पास है, वे बस से वहाँ तक पहुँच सकता है। उन्हें उस बच्चे पर उसके माता-पिता बहुत ध्यान देते हैं क्योंकि वे ऑफ़िस में काम करने जाते हैं। दूसरा बच्चा गाँव में रहता है, उसका विद्यालय उसके घर से काफ़ी दूर है, नज़दीक नहीं है, यानी कि या तो उसे पैदल जाना पड़ेगा या साइकिल से जाना पड़ेगा, क्योंकि हम यातायात के पैसे नहीं दे पाएँगे। और अगर उसके माता-पिता कृषक हों, तो वे उस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पाएँगे क्योंकि उन्हें खेतों पर सुबह-सुबह जाना पड़ेगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इन दोनों बच्चों यानी विद्यार्थियों के जीवन में उन शिक्षा की पहुँच काफ़ी अलग है। ऊपर-ऊपर से देखा जाए तो ये आर्थिक असमानता के रूप में प्रकट होती है, लेकिन वह बच्चा उस गाँव में उधर उसे ये व्यवस्थाएँ क्यों नहीं मिल रहीं, ये सारी चीज़ें और इनका कारण सामाजिक होता है। सामाजिक स्तरीकरण क्या है? वह व्यवस्था जो समाज में लोगों का वर्गीकरण कर उन्हें श्रेणीबद्ध कर देती है। श्रेणीबद्ध कर देने का अर्थ है कि हम आसानी से दूसरे स्तरों में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि संरचनात्मक रोक-टोक इस प्रकार से खड़ी हो चुकी हैं कि अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में प्रगति करनी हो, तो व्यवस्थाएँ यानी संरचनात्मक जो रोक-टोक होती है, उसके कारण अगर उनमें वह क्षमता हो, तो भी वे आगे नहीं बढ़ पाते। सामाजिक स्तरीकरण के 3 मुख्य सिद्धांत। पहला, यह व्यक्तियों के बीच की विभिन्नता नहीं, बल्कि समाज की एक विशिष्टता है। यानी कि ये समाज में व्यापक है, समाज का एक अंश है। यानी इन दोनों को विषमता, सामाजिक स्तरीकरण और समाज को अलग नहीं किया जा सकता। आपकी किताब के अनुसार जैसे-जैसे समाज में तकनीकी क्षमता बढ़ने लगी, यानी तकनीकी प्रगति होने लगी, यानी हम शिकारियों से कृषक बने और कृषकों से फैक्ट्रियों में काम करने लगे। जैसे-जैसे ये प्रगति होती गई, वैसे-वैसे स्तरीकरण का दायरा भी बढ़ता गया, क्योंकि अब समाज में इतनी पूँजी थी कि सबको इसका एक हिस्सा लेना था, सबको इसका लाभ प्राप्त करना था और इसकी वजह से विषमता का एक स्वरूप तैयार हुआ। दूसरा, सामाजिक स्तरीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। असमानता के भी उत्तराधिकारी होते हैं। जाति में ये सबसे प्रमाणित रूप से हमें नज़र आता है, क्योंकि हम देखते हैं कि किसी कृषक का पुत्र या पुत्री कृषक बनता है, किसी टीचर का पुत्र टीचर बनता है या उसे टीचर से ज़्यादा अच्छी नौकरी मिलने की क्षमता अपने परिवार और अपने समाज में मिलती है। या फिर हम ये भी जानते हैं कि चमड़े का काम करने वाले व्यक्ति, उनके बच्चे काफ़ी बार चमड़े का काम करते हैं। आखिर में विश्वास व विचारधारा का समर्थन ही इन सामाजिक स्तरीकरण के रूपों को आश्वासन देता है कि वे समाज में बहुत लंबे समय तक जीवित रह पाएँगे। जैस जाति व्यवस्था को धार्मिक समर्थन दिया गया है। शुद्धता और अशुद्धता का प्रमाण जाति व्यवस्था में
अपने हित के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जाति व्यवस्था में ऐसे वर्ग खड़े कर दिए गए हैं जहाँ पर कुछ लोग शुद्ध माने जाते हैं और कुछ नहीं। और ये शुद्धता का प्रमाण धर्म के आधार पर बनाया गया है कि भगवान ने कुछ लोगों को शुद्ध बनाया और कुछ लोगों को अशुद्ध बनाया। और ये सिर्फ़ एक विचारधारा है, इसका कोई तथ्य नहीं है, इसका कोई प्रूफ़ नहीं है। लेकिन ये विचारधारा इतनी मज़बूत है कि सामाजिक स्तरीकरण यानी कि यहाँ पर जाति व्यवस्था को वो बनाए रखती है। कुछ महत्वपूर्ण शब्द पूर्वाग्रह एक समूह के द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार बिना पूर्ण जानकारी के और बिना तथ्यों के परखे माने जाने वाले विचारों को हम पूर्वाग्रह कहते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं पूर्वाग्रह कठोर विश्वासों पर आधारित होते हैं जिन्हें रूढ़िबद्ध धारणाएं कहा जाता है। उपनिवेशिकता इसका एक कारण है, लेकिन इसके और भी कई कारण हैं। जैसे जब अंग्रेज़ भारत में आए तो उनके काफ़ी विचार थे कि भारत के मूल निवासी कैसे जीते हैं, उनका उनकी संस्कृति कैसी है, उनका समाज कैसा है। जैसे कि वे कुछ लोगों को चालाक, कायर या वीर समझते थे और ये धारणाएँ उन्होंने आगे भी चलाई उनके नौकरियों में या उनके कानूनों में। भेदभाव भेदभाव पूर्वाग्रहों पर आधारित व्यवहार है। पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाएँ सिर्फ़ विचार हैं। लोग ऐसा सोचते हैं और ऐसा समझते हैं। लेकिन भेदभाव में जब ये परिवर्तन हो जाता है, तब ये विचार व्यवहार में बदल जाते हैं। अगर अगर कोई व्यक्ति मानता हो कि मैं इस समूह के व्यक्ति के साथ दोस्ती नहीं करूँगा, तो वो उसका एक विचार है और उससे ज़्यादातर किसी को नुकसान नहीं होता, लेकिन वह भी खतरनाक है। लेकिन भेदभाव में वही विचार कि उस समूह के व्यक्ति के साथ हम दोस्ती नहीं करेंगे, जब व्यवहार में बदल जाता है, तो ऐसा हो सकता है कि वे उस समूह के लोगों को नौकरी ना दें या शिक्षा ना दें या बैंक में लोन ना दें। तो तब समाज में उसका नुकसान ज़्यादा व्यतीत होने लगता है। सामाजिक बहिष्कार क्या है? सामाजिक बहिष्कार वे तौर तरीके हैं जिनके ज़रिए किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह से घुलने-मिलने से रोका जा सकता है। सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान किसी व्यक्ति के जीवन में काफ़ी नहीं होते। इसके साथ-साथ उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और समाज में सम्मान की भी ज़रूरत होती है। और सामाजिक बहिष्कार के कारण उन्हें ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती। काफ़ी बार उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान भी नहीं मिलता। बहिष्कार अनैच्छिक है, यानी कि बहिष्कृत लोगों की इच्छा के बगैर उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। लेकिन काफ़ी बार जैसे हमने पहले स्लाइड में देखा कि विचारधारा का क्या मज़बूत जोड़ है सामाजिक स्तरीकरण पर, बहिष्कार में भी हमें उसका एक प्रमाण मिलता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बहिष्कृत समूह स्वयं समाज में घुलना-मिलना नहीं चाहते और इसलिए उन पर ऐसे लांछन लगाए जाते हैं। बहिष्कार के प्रकार उपनिवेशवाद के साथ संख्या में बढ़ गए, लेकिन वे पहले से मौजूद थे। यह भी एक विचारधारा का उदाहरण है। काफ़ी लोग भारत की स्वतंत्रता के बाद कहने लगे कि अंग्रेज़ी उपनिवेशवाद की वजह से भारत में स्तरीकरण और बहिष्कार बढ़ा। ये सही है कि वो बढ़ा, लेकिन यह सही नहीं है कि उपनिवेशवाद के साथ भारत में बहिष्कार का प्रवेश हुआ।
हाँ, ये पहले से भारत के समाज में मौजूद था और जाति व्यवस्था उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हम जानते हैं कि भारत में 4 बड़े वर्ण हैं, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और वास्तविकता में इन 4 वर्णों को बहुत सारे छोटे-छोटे जातियों में लोगों ने बाँट दिया है और उसी में हम अपना जीवन बिताते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद और जब आधुनिकता का पैमान आया, तब जाति व्यवस्था का एक तर्क दिया गया जो था कि व्यवसाय और परिस्थिति पर आधारित वर्गीकरण। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा असलियत में नहीं होता, क्योंकि जो समानताएँ हमें दिखती हैं, वे सिर्फ़ व्यवसायों के अंतर के ऊपर नहीं सीमित हैं, बल्कि उसका असर व्यक्तियों के जीवन के हर हिस्से पर पड़ता है। जाति व्यवस्था का एक और तर्क दिया गया है कि ये आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति के बीच में अंतर बनाए रखती है, क्योंकि ब्राह्मण लोग सिर्फ़ शिक्षा की पूँजी बाँटते हैं। क्षत्रिय सबके पास बल होता है, तो वे सबकी सुरक्षा का देखभाल करते हैं, या वैश्य बाज़ार में काम करते हैं, और ये सारे उनके व्यवसाय हैं और उनके आर्थिक जीवन का भी हिस्सा है। लेकिन हम जानते हैं, जैसे कि हमने बोर्दू के बारे में पहले सुना, कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पूँजी एक-दूसरे में बदले जा सकते हैं। इसलिए सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति के बीच जाति व्यवस्था में हम अंतर नहीं कर पाते। निम्न आर्थिक स्थिति वाले वर्ग और निम्न माने जाने वाले जातियों में समानताएँ नज़र आती हैं। आज हम ये देखते हैं कि उच्च जाति के लोग आर्थिक वर्गों में भी उच्च होते हैं, क्योंकि व्यवस्थाएँ उनके लाभ के लिए बनाई गई हैं। अस्पृश्यता जाति व्यवस्था का एक अत्यंत दूषित पहलू, जो शुद्धता और अशुद्धता के पैमाने पर सबसे नीचे मानी जाने वाली जाति के सदस्यों पर कठोर दंडों का विधान करता है। और उनमें से एक दंड है अस्पृश्यता, यानी अछूतता, जिसका मतलब है कि उस नीचे माने जाने वाली जाति के व्यक्तियों को के शरीर को या उनके वस्तुओं को छूने की मनाही, यहाँ तक कि उनकी परछाई तक को भी नहीं छुआ जा सकता। इसलिए सिर्फ़ शारीरिक संपर्क तक अछूतता सीमित नहीं है, बल्कि दूर से अशुद्धता भी एक दंड है। भारत की स्वतंत्रता के बाद जब हमारा संविधान तैयार हुआ, तब अस्पृश्यता को गैर कानूनी माना गया। और अब हम कानून के तहत अगर किसी के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा हो, तो उन्हें कैद कर सकते हैं। दूर से अशुद्धता का उदाहरण इस चित्र में भी हम देख सकते हैं कि पानी के उस मग को या उस कप को नीचे जाने माने जाने वाली जातियों के लोग छू नहीं सकते थे। दक्षिण भारत में केरला में नायर लोगों की परछाई नंबूदरी ब्राह्मणों के घर पर भी नहीं पड़ सकती थी, ऐसा कानून था। अस्पृश्यता के 3 मुख्य आयाम हैं: बहिष्कार, अनादर और शोषण। इसमें से अनादर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अस्पृश्यता से समाज में कुछ व्यक्तियों की इंसानियत को ही नकारा जा रहा था, कि वे अशुद्ध थे, यानी वे बाकी सारे इंसानों की तरह नहीं थे या उससे उनसे तुच्छ थे। यह एक बहुत ही मानसिक और शारीरिक हिंसा का प्रमाण है। शोषण और बहिष्कार तो है ही, लेकिन अनादर का असर पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी दिख रहा है।
नीचे माने जाने वाली जातियाँ जिनके साथ अस्पृश्यता जैसा भेदभाव हो रहा था, उन्हें आज हम दलितों के नाम से जानते हैं। उनके साथ सिर्फ़ अस्पृश्यता ही नहीं हो रहा था, बल्कि और भी कई सारे बहिष्कार के तौर-तरीके उनके ऊपर किए जा रहे थे। उनमें से एक है बेगार। बेगार यानी ऐसा काम करना जिसके लिए उन्हें पैसे नहीं मिलते थे, यानी कि मुफ़्त का काम करना। इसके साथ ही साथ जैसे हमने पहले चित्र में देखा, पेयजल के सामान्य स्रोतों से पानी पीने की अनुमति न होना या उच्च जाति के लोगों के सामने टोपी या पगड़ी उतारने की ज़रूरत। आज हम टोपी या पगड़ी ज़्यादा नहीं पहनते, लेकिन जब 50 साल पहले या 100 साल पहले जब टोपी और पगड़ी आदर का एक प्रमाण था, तो उनको उतारना अपनी हीनता का एक प्रमाण बन जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर संविधान के सबसे महत्वपूर्ण लेखक थे। उन्होंने भी दलित शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, परंतु दलित शब्द ऐतिहासिक रूप से काफ़ी ज़रूरी है। उसका मतलब है पैरों से कुचला हुआ। इस गांधी जी ने भी अछूतता से गुज़र रहे लोगों को आश्वासन देने के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया। हरिजन का अर्थ है भगवान का इंसान या भगवान के लोग और ये शब्द इस्तेमाल कर गांधी जी यह दिखाना चाहते थे कि ये अशुद्धता और शुद्धता का जो पैमान था, वह गलत था और ये भगवान के लोग अशुद्ध कैसे हो सकते हैं? लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि यह शब्द दलितों के ऐतिहासिक शोषण को नकार रहा था, कि उनका यह मानना था कि उच्च जाति के लोगों को शर्मिंदगी ना हो, उनके खुद की क्रियाओं के लिए अछूतता के दलितों को हरिजन शब्द इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत थी? दलितों को अपने इतिहास को अपनाना था, उस शोषण को याद रखना था और यह सिर्फ़ दलित शब्द इस्तेमाल करने से ही हो पाएगा।